तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज हम लोग SBIL में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस, होली ओन्ड सब्सिडरी बाय फॉरेन कंपनी। इट इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो बच्चों को काफ़ी ट्रिकी लगता है और समझ नहीं आता है कि ये चैप्टर आखिरकार बात क्या करने वाला है। तो आज आपके मन में जितने भी सारे डाउट्स है, क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके मन में पूरे के पूरे डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएंगे एंड दिस चैप्टर विल बी सॉर्टेड। सो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो वी आर गोइंग टू सी द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस, कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है इनका, व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस, प्रोसीजर क्या रहेगा, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी रजिस्ट्रेशन विद पुलिस अथॉरिटीज़। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर बात किसके बारे में करता है आखिर। सो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, कैसे बिजनेस करना चाहती है, या तो इंडिया में ब्रांच ऑफिस सेट करेगी, लाइजन ऑफिस सेट करेगी, या प्रोजेक्ट ऑफिस सेट करके वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, तब ये वाला चैप्टर एप्लीकेबल होगा। मतलब हमें इतना समझ आ गया कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में अगर बिजनेस करना चाहती है थ्रू ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस या लाइजन ऑफिस, तो अब से इस पूरे चैप्टर में हम इसे शॉर्ट में कैसे बोलने वाले हैं, बो पोलो। तो जब भी मैं कहूँगी बो पोलो, आपको समझ जाना है ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस एंड लाइजन ऑफिस। अच्छा, दो तरह की एंट्री होती है जब भी फॉरेन बिजनेस एंटर करना चाहते हैं इंडिया में। दो तरह की एंट्री स्ट्रेटेजी उनके पास रहती है। द फर्स्ट वन इज, या तो दे विल इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे पहला क्या रहता है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दो और 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनका हो जाएगा, राइट। सो ये होता है ऑटोमेटिक रूट, जहाँ पर उन्हें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। अगर आपको CG की अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, दैट वुड बी टर्म्ड एज अप्रूवल रूट। और अगर आपको अप्रूवल नहीं चाहिए तो उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। तो पहला हुआ, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो उस केस में वो क्या कर लेगी, यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगी और पूरा का पूरा 100% FDI वो होल्ड करेगी। दिस इज द फर्स्ट वन। अच्छा, सेकंड कौन सा तरीका है, सेकंड, या तो आप इंडिया में बो पोलो एस्टैब्लिश कर दो। तो यहाँ पर अगर आप बो पोलो एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको RBI या फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। सो कैन आई से कि ये अप्रूवल रूट की बात कर रहा है। आप इनका अप्रूवल लेके इंडिया में बो पोलो स्टैब्लिश यहाँ पर कर सकते हो। ये रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट से भी, और साथ ही साथ फैमा के रेगुलेशंस भी यहाँ पर लगेंगे, और पैसों की बात आई है तो वहाँ पे RBI के रेगुलेशंस भी लगेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार फॉरेन कंपनी क्या, फॉरेन कंपनी बोलेंगे किसको। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 क्या बोलता है, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हुई है, बनी तो बाहर है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। या तो खुद से वेदर बाय इटसेल्फ, या फिर एजेंट के थ्रू, या फिर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर वो बिजनेस एक्टिविटी कहाँ कंडक्ट कर रही है, वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है इन इंडिया ओनली, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अच्छा, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड ना कुछ प्रोविजंस है दैट वी आर गोइंग टू सी। सेक्शन 379 जो है एक्ट का, वो क्या बोलता है, अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी में चाहे प्रेफरेंस में, ठीक है, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, किसने होल्ड कर रखा है, अगर होल्ड कर रखा है यहाँ पे इंडिया के सिटीजन्स ने, सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने होल्ड कर रखा है, ठीक है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट ने होल्ड कर रखा है जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, या तो सिंगल अकेले या फिर जॉइंटली। तो अब इस कंपनी पे भी, इस फॉरेन कंपनी पे भी कौन से प्रोविजंस फॉलो होंगे, हमारे इस एक्ट के प्रोविजंस फॉलो होंगे, और ऐसा माना जाएगा कि ये फॉरेन कंपनी भी इसी एक्ट के अंदर बनी है। लिसन टू मी अगेन, एक फॉरेन कंपनी है, अगर उस फॉरेन कंपनी में बोला गया है एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, या पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस उस फॉरेन कंपनी का कौन होल्ड कर रहा है, इंडिया का सिटीजन होल्ड कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड कर रही है
जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे सिंगल या फिर एग्रीगेट में मिलाकर, तो उस कंपनी को भी सारे के सारे प्रोविजंस फॉलो करने हैं इस एक्ट के, जो या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले और हम उसे मान लेंगे। जैसे कि वो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो हम तो आपको कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि आपकी जो कंपनी है उसमें एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखा है, या तो इंडिया के सिटीजन्स ने, बोलना है आपको, रिपीट करना है मेरे साथ, या तो इंडिया के सिटीजन्स ने होल्ड कर रखा है, या फिर किसने होल्ड कर रखा है, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है। तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर भी सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और हम उसे मान लेंगे एज इफ दैट कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ओनली, जैसे कि वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। अच्छा, नेक्स्ट बोला है जैसे ही आपकी कोई भी फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है, सो उसे 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना होगा। किसके पास रजिस्टर कराएगी वो? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, यानी कि आरओसी के पास उसे रजिस्टर करवाना रहेगा। ये बोलता है आपका सेक्शन 380। अच्छा, रजिस्टर करवाएंगे, खाली हाथ तो हमें नहीं जाना है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे आप? आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपके चार्टर की, स्टैचूज की, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस बता दो, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है और जिसको आपने ऑथोराइज किया है कि कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सेप्ट करेगा, तो उस पर्सन का नेम एंड एड्रेस स्पेसिफाई करो। एड्रेस बता दो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। एक डिक्लेरेशन दे दो कि हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर्स है, जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर नॉट डिबार्ड या डिस्क्वालीफाइड नहीं है। एंड लास्टली, अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन भी दोगे। सो जैसे ही आपकी फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा आरओसी के पास, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया हर एक फॉरेन कंपनी को इंश्योर करना है कि उसकी कंपनी का नाम, उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है वो, एंड उसकी लाइबिलिटी कितनी है, ये उन्हें हर एक डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी है? कंपनी का नाम, इनकॉर्पोरेशन कौन सी कंट्री में हुआ, एंड द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये तीनों आपको स्पेसिफाई करना रहेगा। सेक्शन 381 बोलता है कि फॉरेन कंपनी को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, बैलेंस शीट फाइल करना है, P&L अकाउंट फाइल करना है आरओसी के साथ हर कैलेंडर ईयर में। तो आप फॉरेन कंपनी टू आरओसी एवरी कैलेंडर ईयर कुछ चीजें स्टार्टेड विद फॉरेन, हमने देखा फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में है। उसके बाद हमने देखा अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, होल्ड कौन है, सिटीजन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एज इफ दैट इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही फॉरेन कंपनी रजिस्टर करा अकाउंट फाइल करना आरओसी के पास ईयर। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी फॉरेन कंपनी के बारे में। नॉट नेसेसरी कि आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, लेकिन येस ये प्रोविजंस पता होने चाहिए। अच्छा, कमिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वो पोलो, अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो पोलो को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो और आखिरकार ये होता क्या है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कि ब्रांच ऑफिस होता क्या है। सो ब्रांच ऑफिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ हेड ऑफिस, मतलब वहाँ पर आउटसाइड इंडिया में आपका हेड ऑफिस है, उसका जो एक्सटेंशन होता है उसे हम बोलते हैं ब्रांच ऑफिस, वो भी सारी सेम एक्टिविटीज़ कैरी करेगा जो आपका हेड ऑफिस कैरी करता है। सो ब्रांच ऑफिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेड ऑफिस एंड इट कैरीज ऑन द सेम बिजनेस और सेम एक्टिविटी जो कि आपकी पेरेंट कंपनी कर रही है, जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई, जो
पता है ब्रांच ऑफिस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आप इजीली रेमिट कर सकते हो, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडिया से बाहर, ठीक है। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो भी ब्रांच ऑफिस ने प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट कैन बी रेमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जा सकता है, क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी तो बाहर की, आप बाहर भेज सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना टैक्स को माइनस करके ही हम यहाँ पर बाहर भेजेंगे। सो प्रॉफिट जो आया उसमें से वी विल डिडक्ट टैक्स और फिर आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो आउटसाइड इंडिया। ये है हमारे ब्रांच ऑफिस के बारे में। अच्छा, अगर आपको ब्रांच ऑफिस सेटअप करना है, सो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर सेटिंग अप अ ब्रांच ऑफिस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रांच ऑफिस सेटअप करने के सो बिल्कुल सही, एप्लीकेंट कंपनी ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है। अच्छा, जो आपका इंडिया वाला ब्रांच ऑफिस होगा उसका नाम सेम होगा जो भी हमारे पेरेंट कंपनी का है, जो भी पेरेंट कंपनी का नाम होगा वही नाम से इंडिया में आपके ब्रांच ऑफिस का भी नाम हुआगा। नेक्स्ट है आपकी जो नेटवर्थ है, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस के केस में बोला गया आपकी नेटवर्थ कम से कम $1 1 लाख होनी चाहिए। सो नेटवर्थ क्या बोला गया है, ब्रांच ऑफिस की नेटवर्थ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, $1 1 लाख होनी चाहिए। एंड लास्ट बोला गया ये जो भी आपकी पेरेंट कंपनी होगी उसका प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 5 सालों में अपनी होम कंट्री में। अच्छा, जो भी पेरेंट कंपनी यानी कि जो अप्लाई करी, जो एप्लीकेंट कंपनी है, अभी वो ब्रांच ऑफिस इस्टेब्लिश करना चाह रही है, तो उसकी जो होम कंट्री है वहाँ पर उसका प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे, अगर ये सारी चीज़ों का फुलफिल कर रहे हो तो ही आप इंडिया में ब्रांच ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकते हो। अच्छा, एक बार फिर से मेरे साथ हम पूरा रिपीट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर सेटिंग अप ऑफ अ ब्रांच ऑफिस। गाइज आपको जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स बोलना है, मन में नहीं बोलना है। प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इट लाउडर सो दैट आपके दिमाग तक वो बात पहुंचेगी। वी हैव स्टार्टेड विद ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस इज नथिंग बट इट सर्व्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का एक्सटेंशन है वो, उसका सेम नाम होता है जो आपकी पेरेंट कंपनी का नाम होता है। एलिजिबिलिटी में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेंट कंपनी है वो एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, राइट। सेकेंडली उसका नाम सेम होगा हमारे ब्रांच ऑफिस का, ओके। थर्ड हमने देखा है उसका जो नेटवर्थ है कम से कम $1 1 लाख होना चाहिए। एंड लास्ट आपकी जो पेरेंट कंपनी है उसका प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 5 साल में, ठीक है। अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी ब्रांच ऑफिस कर सकती है, तो सीधा सीधा बोला इंडिया में ब्रांच ऑफिस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, मना कर दिया कि ये जो ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है डायरेक्टली। हालांकि अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो रही है और किस पर्पज़ से हो रही है कि हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, इस पर्पज़ से हो रही है तो हम करने देंगे। तो सबसे पहले बोला गया ये जो ब्रांच ऑफिस है इसको साफ साफ मना कर दिया, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। बट इफ़ एट ऑल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो रही है या फिर इस पर्पज से हो रही है टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स आउटसाइड इंडिया, तो आप कर सकते हो। उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, सबसे पहले ब्रांच ऑफिस कर सकता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, देन रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनल या कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो ब्रांच ऑफिस है ये प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं। मान लो पेरेंट कंपनी का कोई बिजनेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस है, तो उसके रिलेटेड या रिसर्च वर्क यहाँ पर कैरी आउट हुआ, टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन कंपनीज एंड ओवरसीज ग्रुप कंपनी। तो दोनों ही कंपनी के बीच में आप टेक्निकल कोलैबोरेशन पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडिया में, और
एक्ट कर सकते हो बाइंग सेलिंग एजेंट, जैसे आप बाय करोगे और देन आप सेल करोगे, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। आप आईटी सर्विसेज यहाँ पर दे सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो इंडिया में, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हो यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को जो आपकी पेरेंट कंपनी सप्लाई करिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी जो पेरेंट कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सप्लाई कर, तो कैसे सर
ब्रांच। हेलो।
वर्सेस सब बोला ये खत्म हो जाता है। क्या है प्रक्रिया
सेकेंड। यहाँ पर जा
वो बोल